हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्त। मैं न्यूटन, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले आप लोग का 1 मिनट समय लेते हैं। देखिए, ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके आने वाली जो भी वैकेंसी है उसके लिए आपको उपयोगी साबित होंगे। चाहे बिहार दरोगा की वैकेंसी हो, चाहे बिहार पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे बिहार एसएससी की वैकेंसी हो, चाहे बीपीएससी की वैकेंसी हो, चाहे बीपीएससी टीचर वाले वैकेंसी हो, सबके लिए उपयोगी होगा। चाहे एसएससी, रेलवे, वनडे, मतलब सभी वनडे प्रतियोगिता के लिए उपयोगी होंगे। आप लोग अब आज के लिए थोड़ा सा पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे, आज हम थोड़ा ठीक ढंग से बोलने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा माइक का भी प्रॉब्लम था, आज थोड़ा सा माइक भी ठीक किए हैं। तो ठीक है दोस्त, आपका समय ना लेते हुए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसमें सबसे पहले आपको बताए थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको पूरी तरह से समझा दिए थे। आप लोग पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन टॉपिक को हम खत्म करवाते हैं, खत्म करिए। आप नोट्स बनाइए, अपने हाथ से लिखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। अभी आपको मतलब लग रहा होगा कि मतलब ठीक नहीं है या जो भी लग रहा है, लेकिन आप पहले पढ़िए, आप ये टॉपिक खत्म करिए। उसके बाद आप कहीं से भी यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्वेश्चन लगवाइएगा, चाहे घटना तक से लगवाइए, चाहे लुसेंट ऑब्जेक्टिव लगवाइए, आपको 90% से 100% क्वेश्चन आपको बनेगा। नहीं बनेगा तो वीडियो पे कमेंट्स करिएगा। पहले ये टॉपिक को खत्म करवाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आज पुर्तगाली कंपनी के बाद भारत में पुर्तगाली कंपनी के बाद भारत में डचों का आगमन होता है। आज पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली के बाद डचों का भारत में आगमन होता है। अब ये डच कौन है, सबसे पहले हम ये समझते हैं ये डच कौन है। ये डच, देखिए जैसा कि आपको बताए थे, ये तो भारत का मैप है। इस भारत के मैप में इस यहाँ अफ्रीका है और अफ्रीका के ऊपर में यूरोप है। समझाए थे यूरोप। यूरोप में आप देखिएगा, इस कोना पे पुर्तगाल है, फिर स्पेन है, फिर फ्रांस है, तो फ्रांस, उसके बाद जर्मनी है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के ऊपर में आप देखिएगा एक देश है नीदरलैंड। उस देश का नाम है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स, उस समय नीदरलैंड्स को हॉलैंड कहा जाता था। डच किसको कहते हैं, तो हॉलैंड वर्तमान में नीदरलैंड्स, नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। डच कहा जाता है। हम जिस तरह आपको लिख रहे हैं उसी तरह आप नोट्स बनाते चाहिए। तो डच किसको कहा जाता है, सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि डच किसको कहा जाता है। तो हॉलैंड, हम आपको हॉलैंड देश दिखाए। आप यूरोप का मैप उल्टाइए, फ्रांस और जर्मनी के ऊपर में देखिए, आपको एक नीदरलैंड नाम का देश मिलेगा। उसी को पहले हॉलैंड कहा जाता था, उसी के निवासी को डच कहा जाता था। तो डच किसको कहा जाता था, ये बात समझ गए। हॉलैंड वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आज पढ़ रहे हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। 1595-96 ईस्वी में पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हॉटमैन, पहला डच यात्री 1596 ईस्वी में कॉर्नियल हॉटमैन पूर्वी द्वीपीय देश का यात्रा करता है। पूर्वी द्वीपीय देशों का यात्रा करता है। जब कॉर्नियल हॉटमैन आते हैं तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए ये देश देखिएगा, यहाँ भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के पूर्व में आप
यहाँ पे जो हम ये सब छोटा छोटा द्वीप बनाए हैं, यह है इंडोनेशिया। ये वाला द्वीप है सुमात्रा, ये वाला द्वीप है सुमात्रा। कॉर्नियल हॉटमैन सुमात्रा पहुंचता है 1595-96 में। पहला डच यात्री कॉर्नियल हॉटमैन पूर्वी द्वीपीय देश का यात्रा करता है और कहाँ पहुंचता है? सुमात्रा पहुंचता है, सुमात्रा पहुंचता है। और बांटम के राजा के साथ संधि करता है, बांटम के राजा के साथ संधि करता है। इतना बात पहले याद रखिएगा। डच से आपको सबसे पहले एक यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि डच किसको कहा जाता है, तो आपको जवाब देना है हॉलैंड या नीदरलैंड। अभी वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है हॉलैंड के देश को। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। पहला डच यात्री जो पूर्वी द्वीपीय देश पहुंचा था या एशिया पहुंचा था वो था कॉर्नेलियन हॉटमैन। कब पहुंचा था? कहीं 1595, कहीं 96 रहता है। हाँ, तो आपको बस एक ही जब पूछेगा तो एक ही ऑप्शन में रहेगा 95 या 96। सुमात्रा पहुंचता है, भारत में पहुंच के कहाँ पहुंचता है? सुमात्रा पहुंचता है। ये भारत नहीं आके कहाँ पहुंचता है? सुमात्रा पहुंचता है। और बांटम के राजा, सुमात्रा द्वीप पर बांटम जगह है सुमात्रा पर, बांटम के राजा के साथ संधि करता है। इतना बात आपको याद रखना है। उसके बाद 1502 ईस्वी में 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? नाम है ब्रेंगदे ओस्ट इंडीसे, ब्रेंगदे ओस्ट इंडीसे, ब्रेंगदे ओस्ट इंडीसे, VOC ब्रेंगदे ओस्ट इंडीसे, ब्रेंगदे ओस्ट इंडीसे इस कंपनी का नाम था। क्या नाम से स्थापना होता है? ब्रेंगदे ओस्ट इंडीसे, VOC के नाम से इस कंपनी का स्थापना होता है। उसके बाद कुछ समय बाद इस कंपनी में कुछ समय बाद इसमें और कंपनी को कुछ समय बाद इसमें और कंपनी को शामिल किया जाता है और फिर उसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड किया जाता है। फिर उसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड किया जाता है। देखिए 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। किस नाम से होता है तो पूछा जाएगा ब्रेंगदे ओस्ट इंडीसे, ब्रेंगदे ओस्ट इंडीसे नाम से होता है। बाद में इस कंपनी में और कंपनी को शामिल किया जाता है। उसके बाद उसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसका नाम क्या हो जाता है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। आपको इतना बात याद रखना है। इसी को फिर आगे बढ़ाते हैं, मिटा रहे हैं। याद रखना है इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में होता है।
डच लोग, कौन किसको डच कहा जाता है? तो नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। पहला डच यात्री जो पूर्वी एशिया देश आया था वो है कॉर्नेलियन हाउटमैन। कॉर्नेलियन हाउटमैन। आपको इसके बाद इस कंपनी के बारे में और बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है? इस कंपनी की स्थापना 64 लाख गिल्डर के साथ, 64 लाख गिल्डर के पूंजी के साथ हुआ था। 64 लाख गिल्डर के पूंजी के साथ हुआ था। 64 लाख गिल्डर। गिल्डर क्या है? तो उस समय नीदरलैंड के मुद्रा का नाम था गिल्डर। उस समय नीदरलैंड के मुद्रा का नाम था। उस समय नीदरलैंड के मुद्रा का नाम था गिल्डर। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में और एक बात याद रखना है। ये जो था शेयर धारक वाली कंपनी थी। ये क्या होता है शेयर धारक? मतलब इस कंपनी ने अपने देश के नागरिकों के लिए भी अपना शेयर खोला था। मतलब इस कंपनी में उस देश के नागरिक भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, इसलिए इसको शेयर धारक वाली कंपनी कहा था। और साथ ही साथ इसने मतलब अपने देश के नागरिकों को वादा किया था कि 200 वर्षों तक जो लाभ हुआ उसमें सभी का मतलब हिस्सा रहेगा। जो जो इसमें शेयर लगेगा उसका 200 वर्षों तक इसमें हिस्सा रहेगा। इसलिए इस कंपनी को सहकारिता पर आधारित, सहकारिता या कार्टेल इसे कहा जाता है, कार्टेल पर आधारित कंपनी थी। कार्टेल पर आधारित कंपनी थी। साथ ही साथ आपको इस कंपनी के बारे में और बात याद रखना है। यह कंपनी पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में थी। यह बात याद रखना है। फिर उसके बाद इस कंपनी के बारे में और क्या बात याद रखना है? इस कंपनी को चलाने हेतु 17 सदस्यों का बोर्ड बनाया गया था, जिसे जेंटलमैन 17 या भद्रजन 17 के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी के चलाने हेतु एक बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें 17 मेंबर होते थे। उसे भद्रजन 17 या जेंटलमैन 17 के नाम से बुलाया जाता था। तो ये बात सब याद रखना है। आपको जितना बात बता रहे हैं सब आप लिखते जाइए और धीरे धीरे नोट्स करते जाइए और आपको धीरे धीरे सब बात याद हो जाएगा। इसके बाद कंपनी के बारे में इतना बात पहले याद रखना है। उसके बाद आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री हम समझाए थे। इस कोठी को कहा जाता है फैक्ट्री।
प्रथम फैक्ट्री डच नौसेना नायक वादेर हेग के प्रयास से डच नौसेना नायक वादेर हेग के प्रयास से 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, मछलीपट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया। ये बात याद रखना है। पूछेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो मछलीपट्टनम में स्थापित किया। कब स्थापित किया? तो 1605 ईस्वी में स्थापित किया। किसने स्थापित करवाया था? तो वादेर हेग स्थापित करवाया था। ये सब पॉइंट आपको पूछा जाता है। मछलीपट्टनम से डच नील का निर्यात करता था। यहां से नील का निर्यात करता था। एक बात और पहले याद रखना चाहिए, डच सबसे पहले सुमात्रा पहुंचा था, मतलब इंडोनेशिया पहुंचा था। इसका पहले ध्यान जो केंद्रित था इंडोनेशिया पे केंद्रित था। डच का ध्यान पहले कहाँ केंद्रित था? डच का ध्यान पहले इंडोनेशिया पर केंद्रित था और मसाला का व्यापार करता था। और यहाँ मसाला का व्यापार करता था। डच का ध्यान पहले इंडोनेशिया पर केंद्रित था और यहाँ मसाला का व्यापार करता था। फिर डच बोले 1605 ईस्वी में भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री का स्थापना करता है मछलीपट्टनम में। उसके बाद 1605 ईस्वी में इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में पुर्तगाली से युद्ध करके मसाला द्वीप पर अधिकार कर लिया। यहाँ क्या मिलता था मसाला द्वीप पर? लौंग और जायफल हेतु प्रसिद्ध था। लौंग और जायफल हेतु प्रसिद्ध था मसाला द्वीप इंडोनेशिया में स्थित था। मसाला द्वीप उस पर पहले पुर्तगाली का अधिकार था और पुर्तगाली से डच लोग 1605 ईस्वी मसाला द्वीप छीन लिया और उस पर अधिकार कर लिया। ये बात आपको याद रखना है। मसाला द्वीप पर कौन सी वस्तु मिलता था? तो लौंग और जायफल मिलता था। उसके बाद पहले ये पॉइंट याद रखना है कि प्रथम डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? तो वादेर हेग के सहयोग से हुआ था। वहां से डच कौन सी वस्तु का निर्यात करता था? तो नील की वस्तु का निर्यात करता था। फिर डच का पहला ध्यान पहले कहाँ केंद्रित था? ध्यान तो इंडोनेशिया में केंद्रित था। इंडोनेशिया में बहुत सारा क्षेत्र जो छीना, किससे छीना? पुर्तगालियों से छीना। उसके बाद 1610 ईस्वी में डच ने अपनी फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित किया। पुलिकट कहाँ है? तो अभी का तमिलनाडु। पुलिकट झील का नाम सुने होंगे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पे है, वही है पुलिकट। डच ने अपनी 1610 ईस्वी में अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? पुलिकट में स्थापित किया।
पुलिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं। पुलिकट पुलिकट डच, पुलिकट को डच ने अपना मुख्यालय बनाया था। अपना मुख्यालय 1690 तक बनाया था। उसके बाद 1690 के बाद नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया। नागपट्टनम कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है नागपट्टनम। नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया। फिर पुलिकट में डच अपने किला का निर्माण किया था। उस किला का नाम था गैलड्रिया। गैलड्रिया का किला। तो गैलड्रिया का किला कहाँ बनाया था? डच पुलिकट में बनाया था। यहीं से डच ने टकसाल का स्थापना किया था। टकसाल क्या होता है? जहां सिक्के को ढाला जाता है उसको टकसाल कहा जाता है। टकसाल का स्थापना किया था। टकसाल का स्थापना किया था। यहाँ टकसाल से डच जो है सोना का सिक्का जारी करता था। सोना का सिक्का जारी या ढालता था। सोना का सिक्का ढालता था जिसे पैगोरा कहा जाता था। जिसे पैगोरा कहा जाता था। जिसे पैगोरा कहा जाता था। यह क्वेश्चन पूछता है कि सोना का सिक्का डच कहाँ से ढालता था? तो पुलिकट में ढालता था। उसको क्या कहते थे? उसको पैगोरा कहते थे। डच का गैलडिया का किला कहाँ था? डच का तो पुलिकट में था। डच ने अपना मुख्यालय किसको बनाया था? पुलिकट को बनाया था। तो यह सब बात पुलिकट से पूछता है। डच भारत में सूती वस्त्र डच भारत में सूती वस्त्र सोरा डच भारत में सूती वस्त्र सोरा अफीम का व्यापार करता था। अफीम का व्यापार करता था। भारत में सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डच को जाता है। भारत में सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डच को जाता है। डच को जाता है। तो भारत में डच अपना पहला फैक्ट्री का स्थापना, यहाँ देखिएगा मछलीपट्टनम है, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश राज्य आंध्र प्रदेश में यहाँ देखिएगा मछलीपट्टनम है। यहाँ पुलिकट, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट है। यहाँ देखिएगा नागपट्टनम है। तो मछलीपट्टनम, यहाँ पुलिकट, यहाँ नागपट्टनम। तो यह बात याद रखिएगा कि भारत में सूती वस्त्र का निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो डच को जाता है। उसके बाद पुलिकट में डच ने अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1610 में स्थापित किया था। गैलडिया का किला कहाँ था? तो पुलिकट में था। वहां पुलिकट में डच का मुख्यालय था। 1690 तक डच का मुख्यालय पुलिकट में रहा। उसके बाद डच का मुख्यालय नागपट्टनम में हो गया। पुलिकट में डच टकसाल का स्थापना किया था। वहां से सोना का सिक्का ढालता था जिसे पैगोरा कहा जाता था। और यह पैगोरा पूरे देश में चलता था, डच का सिक्का। उसके बाद आपको डच से क्या याद रखना है? सोलह सौ 19 ईस्वी में डच ने
पुर्तगालियों से जकार्ता पर अधिकार कर लिया। तो पुर्तगालियों से जकार्ता छीन लिया या अधिकार कर लिया। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में छीन का, और वहीं पर बेटेविया नामक नगर का निर्माण किया। बेटेविया डच का एशिया में महत्वपूर्ण केंद्र था। बेटेविया डच का एशिया में सबसे प्रमुख केंद्र था। सबसे प्रमुख केंद्र था। ये बात भी आपको याद रखना है। बेटेविया क्या था समझा दिया। उसके बाद डच के बारे में क्या याद रखना है? 1627 ईस्वी में डच ने अपना बंगाल में पहला फैक्ट्री स्थापित किया। अपना बंगाल में पहला फैक्ट्री स्थापित किया। डच ने बंगाल में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया। बात कहाँ बंगाल में कहाँ स्थापित किया? तो पिपली। बंगाल में कहाँ स्थापित किया? तो पिपली में। उसके बाद 1632 ईस्वी में डच ने पटना में अपना फैक्ट्री बनाया। पटना में अपना फैक्ट्री बनाया और यहाँ से सूती वस्त्र, चीनी, सोरा और अफीम का व्यापार करता था। यह बात आपको याद रखना है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डच जो है पटना में अपना पहला फैक्ट्री कब बनाया था? तो 1632 ईस्वी में। अब यह पूछा जाएगा कि पटना से वो कौन सी वस्तु का निर्यात करता था? तो आपको सूती वस्त्र, चीनी, सोरा और अफीम का निर्यात करता था। उसके बाद डच के बारे में क्या याद रखना है? बंगाल के चिंसूरा में डच ने गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण करवाया था। बंगाल के चिंसूरा में डच ने गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण करवाया था। उसके बाद डच में आपको क्या याद रखना है? 1658 ईस्वी में पुर्तगालियों से सिलोन द्वीप, जिसे श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। सिलोन द्वीप 1658 ईस्वी में पुर्तगालियों से सिलोन द्वीप छीन लिया। छीनकर मतलब उस पर व्यापार करने लगा। फिर 1600 कोचीन
जो पुर्तगालियों के कब्जे में था उस पर भी डच अधिकार कर लिया। कोचीन भी पुर्तगालियों से छीन लेता है। कोचीन भी पुर्तगालियों से छीन लेता है। उसके बाद आपको बात याद रखना है, कोलाचेल का युद्ध। कोलाचेल का युद्ध कब होता है? 1741 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? तो यहाँ समझाए थे, ये केरल था। केरल में नीचे वाला भाग त्रावणकोर था। फर्स्ट क्लास में समझाए थे, इसको क्या कहते हैं? त्रावणकोर। तो कोलाचेल का युद्ध 1741 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डच के बीच होता है। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डच के बीच होता है, जिसमें मार्तंड वर्मा जीत जाता है और डच हार जाता है। उसके बाद डच की लड़ाई अंग्रेज के साथ होता है। अंग्रेज से संघर्ष होता है और अंग्रेज के साथ युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध। उस युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध। उस युद्ध का नाम क्या है? बेदरा का युद्ध। कब होता है? 25 नवंबर 1759 ईस्वी को। बेदरा कहाँ है? बेदरा बंगाल में। बेदरा जगह का नाम है, वो कहाँ है? बंगाल में स्थित है। किसके किसके बीच में होता है बेदरा का युद्ध? खूब पूछा जाता है बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में होता है। तो अंग्रेज और डच के बीच में होता है। अंग्रेज और डच के बीच होता है। तो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में डच की पराजय होती है, डच हार जाता है और इसी युद्ध के बाद डच का लगभग पतन सा हो जाता है। इसी युद्ध के बाद डच का लगभग पतन सा हो जाता है। अंतिम रूप से डच भारत को 1824 में छोड़कर चल जाते हैं। अंतिम रूप से डच भारत को 1824 ईस्वी में छोड़कर चला जाता है। तो डच के बारे में हम आपको समझाए। देखिए, डच के बारे में इतना ही बात याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। ऐसे भी हम बहुत बात बता चुके हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि डच कौन थे। तो डच के बारे में ये बात याद रखना है कि डच कौन थे। तो डच हॉलैंड, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है, उसके निवासी को डच कहा जाता है। डच सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? तो आपको याद रखना है मतलब डच में जो प्रथम यात्री आए थे कॉर्नेलियन हाउस में, वो भारत नहीं आके सुमात्रा गए थे, इंडोनेशिया गए थे, वहां पहुंचे थे 1595, कहीं कहीं 96 लिखा रहता है। और वहां के बांटन के राजा के साथ संधि किया था। डच कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में होता है, वीरेंद्र ओस्टिन डीसे के नाम से होता है। बाद में इसमें और सारा कंपनी को शामिल कर लिया जाता है। इसी कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कर दिया जाता है। इस कंपनी को क्या क्या अधिकार मिलता है? इस कंपनी को युद्ध करने का, संधि करने का, क्षेत्र जीतने का और किला बनाने का अधिकार दिया जाता है। इसी कंपनी को बताए थे कि इस कंपनी का मतलब चलाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसमें 17 मेंबर होते हैं। उसी 17 सदस्य को जेंटलमैन 17 या भद्रजन 17 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि डच का जो प्रथम फैक्ट्री का स्थापना होता है, कहाँ होता है? भारत में मछलीपट्टनम में होता है।
मछलीपट्टनम में वादेर हेग के नेतृत्व में होता है। और वहां डच नील का निर्यात करता था। डच का दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट्री था पुलिकट। पुलिकट उसका बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्री था। पुलिकट में क्या किया था डच? तो पुलिकट में डच गेल्डिया के किला का निर्माण कर रहा था। पुलिकट में एक टकसाल का गठन कर रहा था और वहां से सोने का सिक्का चलाता था। उस सोने के सिक्का को क्या नाम दिया जाता था? पैगोडा दिया जाता था। क्या नाम? वो पूछता है कि पैगोडा क्या है, तो बोलेगा सोने का सिक्का है। उसके बाद बंगाल में डच की पहली फैक्ट्री पिपली में स्थापित होता है 1627 ईस्वी में। पटना में 1632 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद डच 1651 ईस्वी में बंगाल में चिंसुरा में गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण करता है। उसके बाद 1658 ईस्वी में बता दिए कि श्रीलंका पर अधिकार कर लेता है। किससे छीन लेता है? पुर्तगालियों से छीन लेता है। उसके बाद अंतिम रूप से डच 2 युद्ध लड़ते हैं भारत में। वो कोलाचेल का युद्ध। कोलाचेल का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो त्रावणकोर के राजा मार्तन वर्मा के साथ, जिसमें डच का पराजय होता है। उसके बाद 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध, 25 नवंबर 1759 ईस्वी को बेदरा का युद्ध होता है। इस युद्ध में डच का अंतिम रूप से पराजय होता है अंग्रेज के सामने और डच का पतन लगभग सा यहीं से हो जाता है। लेकिन अंतिम रूप से डच 1824 में भारत छोड़कर चले जाते हैं। जय हिंद दोस्त।